Good morning, students. Now, today here we are with Indian economy between 1950 to 1990, part 3, as per the commitment, last part, strategy of industrial growth and foreign trade. In the beginning, we have gone through the Indian economy on eve of independence. Then we have started with the era which has been studied between 1950 to 1990. उसमें हमने क्या देखा? Economic planning, agriculture, and two things which were left as per the commitment, industrial growth and foreign trade, which are required. किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करने के पहले हमको उसका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम, उसकी इंडस्ट्रीज, उसका फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड रिलेशनशिप्स एंड ट्रेड हैज टू बी सीन. तो वो सारी चीज़ें हमने देखी और आज लास्ट उसका पार्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फॉरेन ट्रेड हम करेंगे. आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. हम नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को शुरू करेंगे. सो द पॉलिसीज टिल 1990 विल एंड टुडे. So we will be starting with industrial growth and foreign trade. So always keep in mind, हम किसी भी इकोनॉमी को अगर स्टडी करेंगे तो हमको उसके बेसिक सोर्स ऑफ इनकम को देखना होगा, उसकी इंडस्ट्रीज को और उसके फॉरेन ट्रेड को. तो हियर टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तो अब स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस तरीके की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने रखी उस समय, किस तरीके के इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, what were the policies taken to promote them. So here are some points which we'll need to study. So first of all हमें ये देखना होगा कि इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्यों है किसी इकोनॉमी के लिए. Why in any economy industry is important. तो अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा. The first point, इंडस्ट्री इज एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब अगर किसी भी इकोनॉमी में हमें आउटपुट की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सर्विस इंडस्ट्रीज, इनका जो आउटपुट होता है दैट इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. हमने एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी किया, बट एग्रीकल्चर अपना आउटपुट दे रहा है, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड ऑल्सो. बट साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रीज ने भी बहुत रैपिड ग्रोथ अचीव करी. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रपोर्शनेटली हमें एग्रीकल्चर कम लगने लगा, बट एक्चुअली उसके आउटपुट में कमी नहीं आई, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ी. सो फॉर एनी इकोनॉमी अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो दैट इज रैपिड, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंड ऑन नेचर, नाउ वी आर डिपेंड ऑन आवर मशीन्स एंड आवर एफर्ट्स. सो इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंडस्ट्रीज आर एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये आपके जीडीपी को, आपके आउटपुट को, आपकी इनकम को, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करते हैं. सेकेंडली, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयड करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं. सो इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारी इकोनॉमी को हेल्प करती है. सो इफ़ देयर आर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड जॉब, so naturally there will be prosperity in the economy. Now it is also a source of mechanized means of farming. अब हम क्या है, we are an agricultural based economy, हम कृषि प्रधान देश हैं. तो हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि हमारे पास अगर ऐसे गैजेट्स हों, ऐसी मशीनरीज हों, ऐसे टूल्स हों जिससे कि हम फार्मिंग को ज़्यादा कन्वीनियंट कर सकें, सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस. तो ये हमारे लिए क्या है, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग के सोर्सेज. उन टूल्स को कौन बनाएगा? नेचुरली इंडस्ट्री बनाएगी. ट्रैक्टर्स कहाँ से आते हैं, हार्वेस्टर्स कहाँ से आते हैं, थ्रेशर्स कहाँ से आते हैं? दे कम फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. ये हमारे ग्रोथ प्रोसेस को भी स्पीड अप करता है. अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो नेचुरली दे वांट टू एक्सपैंड इटसेल्फ. जब वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, नए प्रोडक्ट्स को फ्लोट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? नेचुरली इट विल लीड्स टू द ग्रोथ. एक डायनेमिक एनवायरनमेंट होगा, कंटिन्यूसली देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग देम. सो इट इज़ ऑल्सो अ मीन ऑफ ग्रोथ. देन ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन ऑल्सो. सिविलाइजेशन का ग्रोथ कैसे? व्हेन न्यू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स विल कम, देयर विल बी अ कंटिन्यूस कॉम्पिटिशन इन द प्रोड्यूसर्स. So they will try to provide more and more convenient goods to the consumer.
सो दैट विल ऑल्सो ग्रो द सिविलाइजेशन, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होगी. सो दैट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय द इंडस्ट्रीज. नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ. अब अगर मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है, आई नीड ट्रांसपोर्ट, आई नीड रेलवेज, आई नीड सपोज टेलीकम्युनिकेशन, सो ऑल दीज थिंग्स, और हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? दैट हैज़ टू बी गिवन बाय द इंडस्ट्री. तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेसिक इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत होती है. आयरन, स्टील, सीमेंट, electronics, so all these things are coming from where? Industry. So that is the reason industry is very much important for an economy. So it is a center for economic growth, it is a source of employment, it provides us mechanized means for the farming. ये हमारे ग्रोथ प्रोसेस को डायनेमिक कर देता है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, सिविलाइजेशन को अपग्रेड करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है. So that is the reason why industries are important and they have been put to great emphasis during the study and policy makings. Now come to the next topic. अब देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रही 1950 से 1990 के दौरान. किस तरीके की स्ट्रैटेजी पे हमारी गवर्नमेंट ने काम किया. सबसे पहला क्या है? पब्लिक सेक्टर एज अ की रोल. हमने पब्लिक सेक्टर को की रोल दिया. वाई पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन गिवन अ की रोल? ये हमारा पब्लिक सेक्टर है, इसका की रोल का मतलब क्या हो? पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन हो गई? वो कंपनीज जो कि भारत सरकार के अधीन है. मीन्स द पावर ऑफ अटॉर्नी बिलोंग्स टू द इंडियन गवर्नमेंट और द स्टेट. हम इनको क्या कहते हैं? स्टेट पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, स्टेट ओन्ड कंपनीज भी कहते हैं. सो उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल नहीं था. लीविंग वन और टू हाउसेज, रेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट हैविंग कैपेसिटी सो दैट दे कैन स्टार्ट विद द न्यू कंसर्न्स एंड द लार्जर कंसर्न, और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को शुरू कर सके, आयरन, स्टील को, जिसकी ज़रूरत हमारी इकोनॉमी को थी. सो और हमें एक बैलेंस ग्रोथ भी चाहिए था कि लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी शुरू हो रही थी. सो सरकार ने सोचा कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्रमोट किया गया, सरकारी कंपनीज को प्रमोट किया गया. तो दे वर कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो विद दिस रीज़न कि हमारे पास कैपिटल नहीं था और हमें एक सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचना था, जो शायद प्राइवेटाइजेशन में उतना पॉसिबल ना होता. सो वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन कि पब्लिक सेक्टर को हम फोकस करेंगे और उसे की रोल प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का. सेकेंडरी और सपोर्टिव रोल हैज़ बीन गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर. यानी इन इंडस्ट्रीज़ की, इन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ की जो सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ थी, उनको दिए गए रोल्स प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो सपोर्ट कर सकें इन इंडस्ट्रीज़ को. देन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इस समय एक सबसे बड़ा एक पॉलिसी आई भारत सरकार की कि अब हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से गुड्स जो खरीद रहे हैं, वी विल ट्राई टू मैन्युफैक्चर देम इन आवर इकोनॉमी. हम अपनी इकोनॉमी में उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे. तो अब हम वो गुड्स नहीं खरीदेंगे, हम उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाली मशीनरीज और इंफ्रा को डेवलप करेंगे. तो दोज मशीनरीज विच विल बी मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स, उनको हमने बाहर से मंगाना शुरू किया और उनको मैन्युफैक्चर करना, उनसे वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे शुरू करी. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो इम्पोर्ट्स थे वो गुड्स पे कम होके हैवी मशीनरीज पे ज़्यादा हुए. तो इस वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी एग्जॉस्ट हुआ, जिसके कुछ रिपरकशंस हुए जो हम नई पॉलिसीज़ में देखेंगे व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ विल बी स्टडी. जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैम्पर हुआ और हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए एक फॉर अ टाइम पीरियड. So that has led to a problem for the economy. So that will be discussed when new economic policies will be studied. Then protection of domestic industries. हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, हमने क्या किया, हमने बाहर से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को इंडिया में नहीं आने दिया.
फॉरेन कॉम्पिटिशन्स को कम करने की कोशिश करी ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके। हमने अपने यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक, जैसे यहाँ पे यू विल बी लुकिंग इनटू कि डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमने सारी चीज़ें करी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए हमने फॉरेन कंपटीशन को कम रखने की कोशिश करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कम रखने की कोशिश करी। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्राइसिस भी हुआ बाद में, विच लेड टू राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो दे वर बेनिफिशियल फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, बट इन लॉन्ग रन दैट वाज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। देन हमने उन स्ट्रैटेजीज को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू किया। डेवलपमेंट ऑफ, सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप किया क्योंकि दे वर स्ट्रैटेजिक। हमें आयरन चाहिए था, स्टील चाहिए था, सीमेंट चाहिए थी। इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ज़रूरत थी। देन लास्टली हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआईज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे कैन बी ओपनड एट एनी लोकेशन। तो एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए हमें इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ज़रूरत थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर रही थी, लेकिन इंडिया के हर कोने में डेवलपमेंट हो इसके लिए हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए थी, क्योंकि हर जगह हम बड़े प्लांट्स या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। So small scale industries were also supported by the government. So that was a complete policy which was taken into consideration in the economic policies for industries during 1950 to 1990। यानी हमने पब्लिक सेक्टर को सेंटर में रखा, सेकेंडरी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्टिव इंडस्ट्रीज में रखा, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी हमने उन चीज़ों को बनाना शुरू किया जिनको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, बड़ी लार्ज स्केल स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ को हमने इस्टेब्लिश करना शुरू किया, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बैलेंस डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया। तो दैट वाज अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद इन दोज 40 ईयर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम आगे देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, क्या रीज़न था कि हम स्टेट पार्टिसिपेट कर रहा था। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सो वी हैव टू डिस्कस इट सेपरेटली। क्या रीज़न था कि हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते थे। पहला रीज़न, लैक ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं था प्राइवेट सेक्टर के पास कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके कंटिन्यूसली ऑन लार्ज स्केल, सो पब्लिक सेक्टर वॉज प्रमोटेड। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, पब्लिक सेक्टर के पास पैसे की कमी थी, और भी सेक्टर्स के पास पैसे की कमी थी, सो दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि जिसकी वजह से हमको इन चीज़ों को प्रमोट करना पड़ा। तो देयर वाज लो इंड्यूसमेंट, मतलब कैपिटल कम था, लोगों के पास कैपेसिटी कम थी इन्वेस्ट करने की। सो दैट इज द रीज़न ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू प्रमोट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस। भाई हम इकोनॉमी को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो हमें ज़रूरत थी कि हमारे लोगों को कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से, मान लो अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देते पूरी तरीके से, तो उस केस में क्या होता, प्राइवेट सेक्टर विल रन फॉर द प्रॉफिट मोटिव। नाउ दे वोंट बी, बहुत ज़्यादा फोकस उनका वेलफेयर पे ना हो पाता। लेकिन पब्लिक सेक्टर, चूंकि वो स्टेट गवर्नड कंपनीज हैं, तो वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगी। तो वो क्या करती थी उस समय, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती थी उन चीज़ों को जिन चीज़ों में लोगों का बेनिफिट हो, सोशल इक्विटी हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी थी। तो हमें क्या था, लैक ऑफ कैपिटल वॉज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आर्स। लैक ऑफ कैपिटल हमारा मेजर प्रॉब्लम था। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, पैसा नहीं था प्राइवेट सेक्टर के पास, इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं थी, और हमको सोशल जस्टिस और ग्रोथ की जरूरत थी। सो दैट इज द रीजन वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। नाउ मूव अहेड, आगे देखते हैं कि
इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन लिया गया, एक पॉलिसी बनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। पहली बार एक पॉलिसी इनैक्ट करी गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उस पॉलिसी में कुछ चीज़ें लेट डाउन करी गई कि हम किस तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करेंगे। तो दीज वेर द पॉलिसीज विच वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला, इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया। 3-fold क्लासिफिकेशन वेयर डन विद द इंडस्ट्रीज़। अब ये 3-fold क्लासिफिकेशन क्या था? हमने 3 लेवल्स में इंडस्ट्रीज़ को बांट दिया। पहला, इंडस्ट्रीज़ विच वर रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी जो भी आपकी कोर इंडस्ट्रीज़ थी, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब को ज़्यादातर क्या किया? दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो सपोर्टिव थी, एंसिलरीज थी टू द मेजर इंडस्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, दे वर गिवन टू द सेकेंडरी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दैट वर ओपन फॉर बोथ। उसके बाद कुछ आपकी, जैसे मान लीजिए बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, जैसे मान लीजिए कैंडल मैन्युफैक्चरिंग, मैच स्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एडिबल प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों को क्या किया? दे हैव बीन लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ खास छोड़ा नहीं सरकार ने। जो मेजर उनकी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज वेर पुट इनटू अ कैटेगरी, दे वेर केप्ट फॉर पब्लिक सेक्टर। कुछ इंडस्ट्रीज थी, 13 इंडस्ट्रीज, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए छोड़ दी गई, और बाकी इंडस्ट्रीज जो थी वो केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, जिनकी रिलेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट कैटेगरी। तो हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई। पहली केवल पब्लिक सेक्टर के लिए, दूसरी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए, और तीसरी केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए। सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत टफ थी। अगर हमें कोई नया प्लांट शुरू करना है, हमें एक्सपैंड करना है अपनी कैपेसिटी को, तो वी नीड टू गो फॉर लाइसेंसेस। दोनों चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी। लाइसेंस राज भी कहा जाता है इसे। इन लाइसेंस वॉज रिक्वायर्ड फॉर न्यू इंटरप्राइजेज, अप्रूवल फॉर एक्सपेंशंस, एवरी टाइम यू नीड टू टेक परमिशंस। इसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक प्रॉपर रीजन्स में इंडस्ट्रीज डेवलप हों एज पर द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। ताकि वो चाहते थे कि भाई मान लो अगर मैं 100 इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहता हूँ हर स्टेट में, 2-2, 3-3 करके, तो क्या होगा कि मुझे जिस स्टेट में इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं वहाँ पर मैं लाइसेंस नहीं दूंगा, जिन इंडस्ट्रीज़ में नहीं, स्टेट में नहीं लगी वहाँ पे मैं दूंगा, ताकि हर जगह पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो जाए। दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ लेटर ऑन, सो इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। इसे काफ़ी लिबरल करना पड़ा हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। सो दैट वाज इम्पोज्ड इन IPR 1956। अभी IPR 96 कई बार अमेंड भी हुआ, 73 में, 78 में, मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ बीन अमेंडेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। बट लाइसेंसिंग वॉज अ प्रॉब्लम, जिसने कि इंडस्ट्री की ग्रोथ को हिंडर भी किया। बट दैट वॉज रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। सो देर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। देन इंडस्ट्रियल कंसेशंस, लास्ट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी दिए। कंसेशंस कैसे? टैक्स हॉलीडेज। मीन्स इफ यू हैव स्टार्टेड अ न्यू फर्म in the area provided by the government, you don't have to pay taxes for a couple of years or for a couple of months. Then subsidized power supply. Power supply is a very big part of the cost of a production house. तो पावर सप्लाई को सब्सिडाइज रेट्स पे, डोमेस्टिक रेट्स पे दिया जाने लगा, कमर्शियल रेट्स नहीं चार्ज किए गए। तो इन चीज़ों ने क्या किया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का कोर थे ये, कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक, प्राइवेट एंड बोथ द सेक्टर्स, लाइसेंसिंग फॉर द सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रियल कंसेशंस, जिससे कि लोगों को रियायत मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाएं। तो दैट वाज द रेजोल्यूशन टेकन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एंड नाउ द इम्पैक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, कैसा इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पे पॉलिसीज़ का, वो एक बार देख लेते हैं, सो दैट वी कैन एंड अप विद द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वी कैन स्टार्ट विद फॉरेन ट्रेड फॉर टुडे। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड। हमारे यहाँ पे क्या हुआ? इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, आउटपुट बढ़ा, GDP इंक्रीज हुई।
डाइवर्सिफिकेशन, मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आई जो कि पहले नहीं थी बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल. सो द इंडस्ट्रीज हैव डाइवर्सिफाइड देमसेल्फ. उन्होंने अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हुई आपकी, जो कि आयरन, स्टील, सीमेंट और इन सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज दे हैव डेवलप्ड टू ग्रेट एक्सटेंट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी प्रमोशन मिला. आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी डेवलप हुई रीजन्स में. सो देर आर गुड इम्पैक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑल्सो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ ग्रो हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, एसएसआई यूनिट्स डेवलप हुए, उनकी ग्रोथ हुई. तो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़. अब इनके कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी हुए. पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, हमने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया. तो अब क्या हुआ, उनकी मोनोपोली हो गई, प्राइवेट सेक्टर डेवलप ही नहीं हो पाया. तो नाउ दे वर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. बेनिफिट कैसा, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रखा था. सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, इफ़ यूल सी टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लैक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. हमने क्या किया, अपनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया और बाहर की इंडस्ट्रीज़ से अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को डिफेंड करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं होने दिए. तो हम कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, हम अपने हिसाब से चीज़ें बना रहे थे. तो क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर ने अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिया. वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीकेजेस होने लगे, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, स्लो ग्रोथ थी. तो दैट वाज अ प्रॉब्लम ड्यू टू मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हमने उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे. और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं होने दिए, फॉरेन कंपटीशन को कम किया. तो उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड भी कम हो गया. बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि अब हमारे गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बाहर ना होने की वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था, हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे. और हमने इंपोर्ट्स क्या किए, बड़े बड़े मशीनरीज और इन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से हमने बहुत ज़्यादा परचेज़ किए, इंफ्रास्ट्रक्चरल परचेजेस किए हमने. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हुआ. तो दैट वाज अ प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसकी वजह से हमें आगे और भी प्रॉब्लम्स हुई और हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा चेंज करना पड़ा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई. सो हियर वी आर विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अच्छे इम्पैक्ट्स भी हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, एसएसआई यूनिट्स डेवलप हुई. लेकिन उसके बाद क्या होने लगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने मोनोपोली क्रिएट कर दी और वो काम उस तरीके से नहीं कर रहे थे इन द वे गवर्नमेंट वांट्स देम टू डू. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के चक्कर में हमने उनके डेवलपमेंट को भी रोक दिया क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर रहे थे. और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए क्योंकि हम एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी में नहीं थे, बिकॉज आर गुड्स वे आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. और हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से हैवी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे. नाउ टुडे एज कमिटेड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेन ट्रेड, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. कैसा रहा इंडिया का फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, किस तरीके की ट्रेड डील्स हुई विद अदर कंट्रीज़, यूएस, यूएई, चाइना एंड ऑल. देखते हैं इसको. यस, नाउ टुडे वी स्टार्ट विद द इंडियन फॉरेन ट्रेड. अब एक चीज़ जानने वाली जी ज़रूरत है कि फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत क्यों होती है किसी इकोनॉमी में. तो देखते हैं क्या है. पहली चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, भाई हम किसी चीज़ को क्यों किसी जगह से खरीदते हैं. वाई वी गो फॉर समथिंग फॉर एनी अनदर कंट्री. सपोज लोग फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पीपल वांट टू गो फॉर जापान और चाइना. क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट एक्टिविटी. हिंदुस्तान से चाय एक्सपोर्ट होती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, हम उसमें स्पेशलाइज्ड हैं. अब दूसरा पॉइंट इसको और क्लियर कर देगा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. अगर हमारे यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिए जाते हैं या टी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो हम कम दामों में बना सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज.
दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम कम दामों में उन चीज़ों को बना सकते हैं। तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन भी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। और तीसरा पॉइंट अगर हम इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट एट हायर रेट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। अब हम उसको दूसरी जगहों पे जब बेचेंगे तो ज़्यादा रेट्स पर बेचेंगे। तो तीनों पॉइंट्स को फिर से देखते हैं। हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, हम कम कॉस्ट में बना सकते हैं, और हम बाहर अगर उन्हें बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचेंगे। सो वील गो फॉर फॉरेन ट्रेड। अब हम फॉरेन ट्रेड के लिए जाएंगे क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएगा, हमारी इनकम को बढ़ाएगा। समझ में है? और दूसरी चीज़ हम क्या कोशिश करते हैं कि जब हम बेचें तब तो महंगे में बेचें, लेकिन जब हम परचेज करें तो लोअर रेट्स पे परचेज करें, ऐसी इकॉनमी से परचेज करें जहां पर कि हमें वो सस्ती पड़ रही हो। तो फोर्थ पॉइंट्स क्या है? इंपोर्ट एट लोअर रेट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे चार चीज़ें हो गई। पहले कि हमको वो चीज़ बहुत अच्छी आती थी इसलिए हम उसे बेचने लगे, हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी थी, हम बाहर से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, हायर रेट्स मिलेंगे हमें इंटरनेशनल मार्केट में, हम चार्ज करेंगे उसके तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। और जब हम परचेज करेंगे चीज़ों की तो हमारी स्ट्रैटेजी उल्टी हो जाएगी, अब हम चीज़ें सस्ती खरीदने की कोशिश करेंगे। अब इससे एक बेनिफिट क्या होगा? मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा हमारा, द मार्केट विल बी एक्सपैंडेड। अभी तक हम इंडिया में बेच रहे थे चीज़ें, अब हम बाहर भी बेचेंगे। अभी तक हम 1 लाख यूनिट्स बना रहे थे, अब हम हो सकता है 5 लाख यूनिट्स बने। एंड दिस हायर इन्वेस्टमेंट विल लीड टू हायर जीडीपी। तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं उसको पूरी दुनिया में बेचना है। कॉस्ट एडवांटेज हमें मिलेगी क्योंकि हम उसको इस पे स्पेशलाइज्ड हैं, हमारे पास उसके लिए वर्कफोर्स है ट्रेंड, और हम दुनिया में उसे महंगे दामों पे बेचेंगे। जब हम परचेज करने की बात आएगी हमारी तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे उस इकॉनमी से चीज़ें खरीदें जहाँ से हमें सस्ते में मिले। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी, सेम विद एवरी कंट्री, हर कंट्री यही करती है। मार्केट्स एक्सपैंड होंगे हमारे पास तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी और हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। सो दैट इज़ वाई एवरी इकॉनमी नीड्स इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ कम टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉम्पोजिशन, कि किस तरीके का हमारा फॉरेन ट्रेड रहा है, क्या क्या चीज़ें हमारे फॉरेन ट्रेड में हुई। यस, देयर वॉज अ डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। परसेंटेज शेयर हमारा कम हुआ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में क्योंकि पहले हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेच रहे थे। अगर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो हमने क्या किया था, बताया था कि अंग्रेज़ या ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हमारे यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज़ किया करते थे, ले जाया करते थे, और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें दिया करते थे। अब क्या हुआ, हमने वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बेचने लगे और फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और कंपैरेटिवली हमारा मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज भी बढ़ा, तो उसने भी हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को कम किया। सो अब हम क्या कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को, वो जो बेनिफिट पहले ब्रिटिशर्स को मिल रहा था, नाउ दैट बेनिफिट कैन बी गेन्ड बाय इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो हम क्या कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल बेच रहे थे, वो फिनिश्ड गुड्स बना रहे थे और उन्हें हम बाहर बेच रहे थे। सो देयर वॉज अ डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और आई हमारे पास कि देयर वॉज अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। मतलब अब हम फूड ग्रेन और ये सारी चीज़ें नहीं एक्सपोर्ट कर रहे थे। नाउ वी वेर एक्सपोर्टिंग दोज गुड्स विच वर रिक्वायर्ड बाय द अदर इकोनॉमीज। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अभी हमने इस दौरान हमने क्या किया कि हमने बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर हैवी मशीनरीज और इनमें भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो दैट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द एक्सपोर्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हुए। हम जो चीज़ें पहले एक्सपोर्ट किया करते थे उन चीज़ों में हमने एक्सपोर्ट्स कम किया। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, मिनरल्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, कॉफ़ी टी ये सब एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इनके एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन आया क्योंकि हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे अफेक्ट पड़ा, क्योंकि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हमारा इसी के साथ पैरेलली चल रहा था, और हम
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ भी डाइवर्ट हो रहे थे। तो देयर वाज अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कन्वेंशनल आइटम। अब हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे। सो देयर वाज अ डिक्लाइन, हमारा कन्वेंशनल आइटम्स ही हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे। सो नाउ अब हम मैन्युफैक्चर करने लगे तो उनके एक्सपोर्ट्स में कमी आना लाजमी था। इट वाज टू बी देयर। लास्ट, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। अब हमारे क्या हुआ, हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे वो कम हुए, हम उन्हें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रहे थे एज अ रॉ मटेरियल, तो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज़्यादा मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे थे एंड दे वेर एक्सपोर्टेड टू द अदर इकोनॉमीज वाया फॉरेन ट्रेड। तो नाउ वी वर गेनिंग बेटर प्रॉफिट्स। तो क्या हुआ था, हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कम हुए थे, परसेंटेज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे थे। टी कॉफ़ी को हमने प्रोसेस करना शुरू किया एंड दे वेर एक्सपोर्टेड, तो अब हमारा जो कन्वेंशनल आइटम्स हुआ करते थे वो कुछ कम हुए और हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे इंक्रीज हुए। तो दैट वाज अ पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेंड विच इज सीन इन द इकोनॉमी। नाउ द शेयर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक कंपैरेटिव स्टडी भी देखा जाए, एक्सपोर्ट्स कैसे थे हमारे। हम सारी विश्व को मैक्सिमम चीज़ें अराउंड 60% से ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अदर कंट्रीज़ को। यूएस वाज देयर जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे चीज़ें, यूएई वाज देयर, चाइना वाज देयर। तो सबसे ज़्यादा यूएस को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इन अ लॉट, एक लॉट में सबसे ज़्यादा हम यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे थे। और अगर हम अपने इंपोर्ट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे थे, देन फ्रॉम यूएस एंड देन फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड स्विट्ज़रलैंड। तो ये हमारा एक कंपैरेटिव फिगर रही कि हम सबसे ज़्यादा अदर कंट्रीज़ को तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा यूएस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे थे चीज़ें, फिर यूएई को एक्सपोर्ट्स कर रहे थे और सबसे कम चाइना को एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। लेकिन अगर उसी जगह इंपोर्ट्स की बात आए तो एक जो बड़ा लॉट होता है, बाकी तो जो आपका मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो तो इस पार्ट को आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, एन नंबर्स ऑफ कंट्रीज़, लेकिन जो बल्क परचेजेस देखने को मिलते थे वो कहाँ देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे हमारे जो इंपोर्ट्स थे दैट वाज बेसिकली फ्रॉम चाइना। सबसे ज़्यादा हम चाइना से चीज़ें खरीद रहे थे बिकॉज दे वेर स्पेशलाइज्ड इन सम थिंग्स। देन यूएस was the second position and then सऊदी अरेबिया, जिससे हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे भाई, पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें गल्फ़ कंट्रीज़ से ही आ रही थी, डिफेंस इक्विपमेंट्स यूएस से आ रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें चाइना से आ रही थी, एंड देन स्विट्ज़रलैंड। तो दैट वाज अ मेजर इंपोर्ट्स। तो हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा थे। तो इन्होंने भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स को काफ़ी हैम्पर किया। बहुत लंबे समय तक हम इंपोर्ट्स ज़्यादा करते रहे और एक्सपोर्ट्स कम करते रहे। तो इन्होंने क्या किया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया और हम इंटरनेशनल परचेजेस करने में असमर्थ होने लगे, and which has created a economic depression. And now एक स्ट्रैटेजी फॉलो हुई उस समय in those 40 years which is called as inward looking trade strategy. अब ये inward looking trade strategy क्या थी? inward looking trade strategy आपकी कहती थी import substitution, यानी जो हमने पहले कहा था कि हम import substitution यानी हम चीज़ों को जो हमें ज़रूरत है उनको हम बाहर से लेने की जगह अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम उन मशीन्स को परचेज़ करने लगे जो कि उन गुड्स को बना सकती थी, तो हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़े। देन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डेवलपमेंटल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, क्या कहा मैंने कि हम उन्हीं मशीन्स को ख़रीद रहे थे जिनसे हम उन गुड्स को बना सकें अब और दूसरे से ना ख़रीदना पड़े। तो हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी
कि हम अपने अंदर की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे थे कि हम सारी चीज़ें खुद बनाएं जो हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, अपने फॉरेन एक्सपेंडिचर्स को उन चीज़ों पर करें जिनसे कि वो मशीन्स खरीदी जाएं या वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों जो कि उन कमोडिटीज़ को बनाती हैं जिन्हें हम पहले बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करें बाहर के कंपटीशन से, और बाहर के कंपटीशन को कम करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को कम करें। तो दैट वाज अ ट्रेड स्ट्रैटेजी विच वाज टेकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में काफ़ी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। नाउ वी हैव टू सी दोज इम्पैक्ट्स ऑल्सो, और कुछ बेनिफिट्स भी हुए, तो अब उनको देखते हैं जल्दी से ताकि हम टॉपिक आज का ख़त्म कर सकें। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया तो हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करी, प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। डाइवर्सिफाई हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे यहाँ पर इस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से, फॉरेन ट्रेड की नई नई अपॉर्चुनिटीज शुरू हुई जिसमें कि यहाँ के लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो हमारा इंडस्ट्रियल हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहता है पहले हम क्या थे, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, अब हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी बन रहे थे। तो ये एक स्ट्रक्चर था, पहले एग्रीकल्चर ज़्यादा था, अब मैन्युफैक्चरिंग भी उससे बराबर या कई जगह पर उससे ऊपर जा रही थी। सो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमारा आर्थिक ढांचा बदलता है। और हमारे यहाँ पे बहुत नई इंडस्ट्रीज़ आई एग्जिस्टेंस में, फॉर कम्युनिकेशंस, फॉर आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स। तो दैट वाज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेयर ऑल्सो कमिंग। लेकिन इनके साथ कुछ हुआ, कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी हुए। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, यानी जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वो बहुत लंबे समय तक बिना किसी कंपटीशन के अपनी मर्जी से काम करती रहीं, तो एक इनएफिशिएंट मोनोपोली क्रिएट हुई, यानी और किसी को हमने प्रमोट होने नहीं दिया पब्लिक सेक्टर के अलावा बहुत ज़्यादा, तो वो मोनोपोली जैसी सिचुएशन में आ गए और अपने मन मर्जी से काम करने लगे। सो दे वर नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स। अब जब कंपटीशन नहीं था तो मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। भाई मैं कब कोई नई चीज़ बनाऊंगा जब मेरा कॉम्पिटिटर से मुझे आगे निकलना होगा। अब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो हम उसी सेम मॉड्यूल मोनोटोनस प्रोडक्शन शेड्यूल्स पे चल रहे थे। सो मॉडर्नाइजेशन को भी हैम्पर किया इसने। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर गया कि वो बाकी बिजनेस हाउसेस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, एंड हमने किसी और भी इंडस्ट्रीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं होने दिया। तो दिस स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल फॉर द इकोनॉमी। देन इकोनॉमिकली अनवायबल इंटरप्राइजेज, लास्टली क्या होने लगा कि ऐसी पब्लिक इंटरप्राइजेज हमारे पास बहुत होने लगी जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं थी, उनसे हमें बेनिफिट ही नहीं हो रहे थे, प्रॉफिट ही नहीं हो रहे थे। तो अगर हम बैड इम्पैक्ट्स को देखें तो क्या हुआ, एक तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की मोनोपोलीज क्रिएट हुई, दूसरा भाई हम कोई कंपटीशन फेस नहीं कर रहे थे प्रोटेक्शन की वजह से इंडस्ट्रीज के। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में कहा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो जब प्रोटेक्शन था तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई आ ही नहीं रहा था बाहर से, तो हम अपनी मर्जी से गुड्स बना रहे थे, तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कभी भी बीट नहीं कर पाए, उनको मैच नहीं कर पाए। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया कि उन्होंने बाकी सेक्टर्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और लास्टली जब बहुत लंबे समय तक ये सिचुएशंस चली तो वो स्टेट इंटरप्राइजेस क्या हो गई, इकोनॉमिकली अनवायबल हो गई हमारे लिए, उनसे हमें प्रॉफिट्स होना बंद हो गए, तो वो सिक इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गई। तो दैट वाज द प्रॉब्लम विद द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन दोनों को मैंने साथ में इसीलिए लिया था क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग सम पॉइंट्स सिमिलर विद, क्योंकि भाई हम मैन्युफैक्चर करते हैं तभी एक्सपोर्ट्स करते हैं। So that was the impact of inward looking trade strategy, and today this was now that we are going to end with the topic। अब हमारा 1950 से लेके 1990 तक का सफ़र इंडियन इकोनॉमी का ख़त्म होता है, and we will be starting with new economic policy of 1991 afterwards, and from the next session I'll be taking with
money and banking from the macroeconomics. So do watch the video. Thank you for watching, and thank you once again. Kindly contact for your doubts, if any. Thank you.